नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 5 अप्रैल 2024 से जुड़ी हुई जितनी भी प्रमुख करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उस पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं आज के दिन यानी कि 5 अप्रैल का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। देखो, 5 अप्रैल के दिन जो है 2 प्रमुख दिवसों को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला जो दिवस है वो भारत देश के भीतर राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और दूसरा, अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर बात करें या इंटरनेशनली चले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इंटरनेशनल डे फॉर कॉन्शियंस यानी कि जो हमारा क्या है आत्मा जो है, तो अंतरात्मा दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक अंतरात्मा दिवस के रूप में 5 अप्रैल को। अब यदि हम लोग आज के कंटेंट की तरफ आगे बढ़े तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान के साथ में जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो सामूहिक रक्षा संधि है यानी कि जो नेटो की हम लोग बात कर रहे हैं, इस नेटो के 75वीं वर्षगांठ के बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। साथ में उत्तराखंड में नियो मेट्रो परियोजना, इसकी घोषणा तो हुई थी लेकिन अभी तक ये धरातल पर जो है कार्य नहीं कर पाई है, तो इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। और साथ में उत्तराखंड में जो रेल परिवहन रहा है या जो रेल डिपार्टमेंट रहा है उसकी कौन कौन सी योजनाएं और रेल परिवहन कितना विस्तृत है उत्तराखंड के भीतर, इस पर हम लोग जो है विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम जो है इसका भी परीक्षण किया जा चुका है। साथ में इस वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, साथ में क्रूज मिसाइल क्या होती है, तो क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के बीच के डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगले 2030 तक, ठीक है 2030 तक जो भारत है इसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो है 3.6 लाख रुपीस जो है एनुअल होने वाली है। तो इन सारी जो है न्यूज़ पर हम लोग आज जो है विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। यदि हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करें तो सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन यानी कि 5 अप्रैल वर्ष 1919 में 1919 में नेविगेशनल इतिहास रचा गया था, जिसके तहत द सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशनल कंपनी लिमिटेड के द्वारा अपने पहले जहाज जिसका नाम था SS लॉयल्टी, इसने जो है यूनाइटेड किंगडम की ओर जो है यात्रा आरंभ की थी। और यही कारण है कि उन सभी जो है नाविकों को, उन सभी यात्रियों को जो है एक तरीके से कह लीजिए कि याद करते हुए और भारत के इतिहास में एक नया जो है कदम रखते हुए इस दिवस को जो है प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब यदि हम लोग इसी विस्तार को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करें तो इसमें बात आती है सबसे पहले कल यानी कि 4 अप्रैल की बात करें तो इसमें जो नेटो है, इस नेटो की जो है 75वीं वर्षगांठ को जो है सेलिब्रेट किया गया है, 75वीं वर्षगांठ को मनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी मैं नेटो के ऊपर जो है ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि वर्ष 2024 में जो स्वीडन है, ये स्वीडन जो है नया सदस्य देश बना है किसका, नेटो का 32वें देश के रूप में। तो मैं इसके ऊपर जो है विस्तार में चर्चा कर चुका हूं, तो आपको एक बार जो है वो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखने जिसमें मैंने पूरा डिटेल जो है इसका बताया है। अगर हम लोग बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को जो है 12 जो फाउंडर मेंबर्स थे यानी कि जो संस्थापक देश थे, इनके विदेश मंत्रियों ने वॉशिंगटन DC में यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल असेंबली यानी कि विभागीय जो सभागार था, इसमें उत्तरी अटलांटिक जो संधि थी जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की थी। और ये जो 12 संस्थापक सदस्य देश थे उनमें शामिल थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कुल मिलाकर ये 12 सदस्य देश थे जिनकी संख्या बढ़कर जो है 32 हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें तो 1949 से लेकर अभी तक जो है 2024 तक की हम लोग बात करें तो इसमें जो है कुल 10 राउंड्स हो चुके हैं, 10 दौर की बैठकें हो चुकी है, जिसकी शुरुआत 1952 से हुई थी, पहली बैठक 1952 में, उसके बाद क्रमशः 1955 में, 1982 में, 1999, वर्ष 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 और 2024 में जो है इसकी सबसे नई बैठक हुई थी जिसमें मैंने कहा कि स्वीडन जो है इसको सदस्यता जो है नाटो की मिल गई थी। अब यदि हम लोग इसी क्रम में बात करें तो जो प्रत्येक देश में नाटो की सदस्यता मिली है वो कैसे उनको मिली है, तो उसके लिए एक बार इस लिस्ट को जो है देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो 1949 में जिस समय जो है एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नेटो का, उस समय जैसे मैंने बताया 12 जो है फाउंडर कंट्रीज थी। उनके बाद क्रमशः 1952 में जो है ग्रीस और तुर्की को इसमें शामिल किया गया, जिसको तुर्की या तुर्की के नाम से जानते हैं। 1955 में जर्मनी का इसमें जो है मर्जर हुआ, फिर 1982 में स्पेन, 1999 और 2004 में क्रमशः 2 चरणों में जो है इस नेटो को एक्सपांड करने के लिए जो है इनका विस्तार करने की जो है नीति लाई गई थी, जिसके बाद 2009 में अल्बानिया को और क्रोएशिया को इसमें
शामिल किया गया। 2017 में जो है मॉन्टेनेग्रो को, 2020 में जो है नॉर्थ मैसेडोनिया या उत्तरी मैसेडोनिया को, 2023 में जो है इसमें फिनलैंड को, और 2024 में जैसे मैंने कहा 32वें जो है देश के रूप में शामिल किया गया था किसको, दैट इज स्वीडन। अगर हम एक बार इसकी पूरी लिस्ट की तरफ चलें और इसको जो है जानने का प्रयास करें कि कौन कौन से देश जो है इसमें जुड़े थे, तो इसका हम लोग क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्वीडन, साथ में जो है स्पेन, और अंत में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड जो है स्लोवेनिया। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने जो है इन 32 राज्यों के बारे में जो है जाना है जो कि नाटो के सदस्य हैं अभी वर्तमान में। इसके बाद अगर हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की एक और प्रमुख जो है खबर पर चर्चा करें, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जो न्यू मेट्रो जो स्कीम है, जो योजना रही है उत्तराखंड में, इसकी अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी, इसका जो है घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बात करें, धरातल पर बात करें तो अभी इसका कार्य जो है पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है, कोई जो है इस पर कार्य किया नहीं जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो जहां वर्तमान में राज्य के भीतर सड़कों के बुरे हाल हैं, तो वही न सिर्फ सड़कें बल्कि जो हमारी कुछ मेट्रो या रेल जो प्रोजेक्ट्स थे उनके भी जो है यहाँ पे बुरे हाल जो है उत्तराखंड में देखे जा सकते हैं। यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यह दावा किया था कि इस परियोजना के भीतर जो मेट्रो परियोजना है, इसके संचालन के बाद सड़कों से रोजाना जो है लगभग 1.5 लाख से अधिक यात्रियों का जो है दबाव कम हो जाएगा। अब यहाँ पर सड़कों के दबाव को लेकर जो है आप जानते हैं पिछले कुछ समय से, पिछले लगभग 1-1.5 साल से जो उत्तराखंड में स्पेशली देहरादून की बात करें, मसूरी की बात करें, तो सड़कों का जो बुरा हाल है। 2017 से जो है मेट्रो की जो कवायद बनी हुई थी वह जो है जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसको डीपीआर कहते हैं, तो डीपीआर के रूप में जो है पूरी हो गई थी, और इसी डीपीआर को जनवरी 2022 में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा केंद्र के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। लेकिन तब से लेकर अभी तक जो है क्या प्रगति हुई, कितनी प्रगति हुई, इसका कोई जो है डेटा, इसका कोई रिकॉर्ड जो है सामने साझा नहीं किया गया है। अगर हम लोग बात करें ये वर्तमान में जो मेट्रो है, इस मेट्रो का संचालन देहरादून में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ टिहरी जो लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि दोनों अगर क्षेत्रों के सांसदों की बात करें, जो पहले सांसद थे, अब तो कहीं नए चुनाव में नए सांसदों का, या देखते हैं कौन से सांसद यहाँ पर जो है प्रत्याशी आते हैं, लेकिन जो यह लगभग मान के चले कि जो टिहरी लोकसभा क्षेत्र है, जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र है, इन दोनों में जो है आने वाली ये मेट्रो जो परियोजना है, इस पर किसी भी तरीके से किसी भी सांसद के द्वारा जो है बातें सामने नहीं रखी गई हैं, और यही कारण है कि ये जो है पिछले कई समय से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक लटकी पड़ी जो है परियोजना के नाम से जानते हैं। जबकि इतना भी जान सकता है कि उत्तराखंड में जो मेट्रो है या उत्तराखंड में जो ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसके लिए जो है लगभग सालाना जो है 8.5 करोड़ रुपए से भी अधिक का जो है खर्चा करने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने बात की थी, और लगभग 35 करोड़ से अधिक का जो है बजट भी इस पर ऑलरेडी खर्च किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये योजना जो है धरातल पर कार्य नहीं कर पा रही है, जो कि जो है एक सोचनीय विषय है। हालांकि जब प्रारंभ में योजना को शुरू किया गया था तो उसके स्वरूप को बाद में बदलकर कम भी कर लिया गया था। देखो जैसे बात करें कि शुरुआत में जो मेट्रो रेल कॉरिडोर था, इसको देहरादून से लेकर हरिद्वार तक, फिर हरिद्वार होते हुए रुड़की ऋषिकेश तक जो है सीमित क्षेत्रों तक के लिए क्या किया गया था, शामिल किया गया था, और तब इस कॉरिडोर की जो टोटल लंबाई थी वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन जब बाद में इसमें बात की गई थी तो इसमें जिस समय 24,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ था, तो इसके साथ जो है योजना की शुरुआत करने की बात की थी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉरिडोर जो है शेष रह गए थे, जिनको 100 किलोमीटर से घटाकर मात्र 22.42 किलोमीटर भाग पर जो है मेट्रो संचालन की योजना को मंजूरी दी गई थी। और जो बजट पहले मैंने कहा कि 24,000 करोड़ रुपए का था, इसको भी घटाकर जो है यहां पर क्या कर दिया गया था, इसको कम कर दिया गया था, और मात्र जो है ये 1650 करोड़ रुपए के जो है बजट के आसपास था। और वर्तमान में जो है इसका निर्माण शुरू कर दिया जाए तो ये परियोजना माना जाता है कि 2025 तक समाप्त हो जाएगी, और इसकी जो लागत लगेगी लगभग 1850 करोड़ रुपए के जो है आसपास यहां पर लागत आ सकेगी। बावजूद इसके जो है इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको 2017 में जो है शुरू किया गया था, और 2022 में जो है केंद्र की स्वीकृति के लिए जो है डीपीआर वहां पर जो है भेजा गया था, लेकिन उस पर जो है कोई विशेष रूप से कार्य किया नहीं गया। अब हम लोग थोड़ा सा करंट वाले पार्ट के साथ जोड़ते हैं उत्तराखंड के रेल परिवहन के बारे में। आप जानते हैं कि जो रेलवे जो हमारे पास में पथ है, जो मार्ग है,
उत्तराखंड में रेल पथ का विस्तार जो है वो बहुत कम है, सीमित विस्तार है। और ये जो सीमित विस्तार है लगभग 344.91 किलोमीटर जो है क्षेत्र में ही फैला हुआ है, जिसमें भी देखें तो 283.76 किलोमीटर जो है इसमें बड़ी रेल लाइंस बिछी हुई है, और वहीं बात करें तो 61.15 किलोमीटर 61.15 किलोमीटर जो है छोटी रेलवे जो है लाइंस यहाँ पर बिछी हुई है। साथ में बात करें तो उत्तराखंड के केवल 6 ही जिले ऐसे हैं जहां पर रेल लाइंस जो है बिछाई गई, और इन 6 जिलों में जो शामिल हैं उसमें आता है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और जो है लास्ट में चंपावत। तो इन 6 जो है जिलों में वर्तमान में उत्तराखंड में जो है रेल कनेक्शन जो है या रेल पथ जो है इनको जोड़ा गया है। वही बात करें तो इन 6 जिलों में से भी जो सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो वो आता है कहां पर, वो आता है हरिद्वार में। और सबसे कम अगर रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो सबसे कम रेलवे ट्रैक्स आते हैं पौड़ी गढ़वाल में, यानी कि पौड़ी में न्यूनतम और जो है हरिद्वार में सर्वाधिक जो है रेलवे ट्रैक्स को बनाए जाने की जो है ये उत्तराखंड में योजना रही है। मार्च 1900 में देहरादून रेलवे स्टेशन जो है ये भारत देश का जो नॉर्थ रेलवे स्टेशन है, उत्तरी जो रेलवे स्टेशन है, इसके आखिरी स्टेशन के रूप में जो है शामिल हुआ था 1900 में मार्च में। और वर्ष 2000 के मॉडल स्टेशन के रूप में देहरादून रेलवे स्टेशन जो है इसको इसके साफ सफाई के लिए, अच्छी यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए जो है सितंबर 2003 में जो है इसे ISO का जो है दर्जा भी प्रदान किया गया था, और ऐसा दर्जा पाने वाला ये उत्तराखंड राज्य का पहला रेलवे स्टेशन भी बना था। तो अगर सवाल हमसे कुछ यूं बन जाता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला जो है कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसको जो है दर्जा मिला था ISO का, तो वो वर्ष 2003 में सितंबर मंथ में जो है मिला था किसको, मॉडल स्टेशन के रूप में देहरादून रेलवे स्टेशन को। साथ में अगर हम लोग चलें आगे तो इसमें बात करेंगे कि देहरादून जो है यहाँ से देश के विभिन्न स्थानों के लिए संचालित होने वाली जो ट्रेन है, इन ट्रेनों में से ही एक ट्रेन जो आती है जन शताब्दी एक्सप्रेस, इसको भी नवंबर 2004 में इंटरनेशनल क्वालिटी के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र यानी कि ISO जो है इसके लिए 9001-2000 जो है इसका प्राप्त हुआ था, ये टैग नंबर है इसका, ये जो है इसको प्राप्त हुआ था। अब सवाल आता है कि उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी वो कब शुरू हुई थी, तो उत्तराखंड राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका उद्घाटन 25 जो है सितंबर में जो है वर्ष 2023 में जो है शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसको उद्घाटित किया गया था, जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी जो है देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक जो है लगभग 314 किलोमीटर की जो है यात्रा करती है। ये उत्तराखंड की पहली, दिल्ली की 6वीं और देश की 17वें नंबर की क्या थी, वंदे भारत ट्रेन थी। और ये ट्रेन जो है इसके 5 स्टेशन थे यहाँ पर, जो हरिद्वार से दिल्ली होते हुए जो देहरादून से दिल्ली तक जाती है, इसके जो 5 जो है स्टेशन है उनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी जो है ये 5 स्टेशनों से होते हुए जो है वंदे भारत ट्रेन गुजरती है। और इसके बाद अभी मैंने प्रीवियस एक जो है और वीडियो बनाई है जिसमें हम लोगों ने शुरू किया है कि देहरादून से जो है लखनऊ तक एक और वंदे भारत ट्रेन जो है इसका भी आरंभ किया जा चुका है, तो वहां पर भी जो है आप लोग विस्तार में उस न्यूज़ को देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की एक और प्रमुख न्यूज़ पे, जिसके तहत जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, इस अग्नि प्राइम को जो है अभी DRDO के द्वारा और जो SFC है यानी कि सामरिक बल कमान जो है भारत का, इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, इसको उड़ीसा के समुद्री तट पर स्थित जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, इससे जो है सफलतापूर्वक क्या किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, यानी कि इसकी ट्रेनिंग या इसका जो है कह लीजिए एक्सपेरिमेंट जो है उसको सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया। ये जो अग्नि प्राइम है, ये अग्नि प्राइम रिप्लेस करने वाली है किसको, अग्नि 1 को। जो अग्नि के अलग अलग चरण है ना, अग्नि 5 के चरण का भी जो है मैंने कहा था कि जो है शुरुआत हो चुकी है। 5500 किलोमीटर से भी अधिक रेंज वाली जो है अग्नि 5 को भी जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, यही जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। अब ये क्या करेगी, ये जो प्राइम है अग्नि प्राइम, ये अग्नि 1 मिसाइल का जो है स्थान करेगी, इसको रिप्लेस करेगी। और अग्नि सीरीज की मिसाइल की बात करें तो इनमें से ये जो है सबसे घातक या बेहद जो है घातक आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स के रूप में जो है शामिल हुई है। इस मिसाइल को जो है भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत जो है संचालित किया जाएगा, और इसे अग्नि P के नाम से भी जानते हैं। अग्नि P मतलब प्राइम का जो है शॉर्ट यहां पर लिख लेंगे तो ये कहलाएगी यहां पर अग्नि P, यानी कि अग्नि प्राइम जो है इसके नाम से जाना जाएगा। वही जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और DRDO के जो अध्यक्ष हैं समीर बी कामत जी, इन्होंने जो है इस सफल निरीक्षण के लिए DRDO के और जो हमारे पास में जो है सशस्त्र बलों की जो टीम रही है या SFC की जो टीम्स हैं उन सबको जो है बधाइयां यहां पर दी हैं, और उसके साथ जो है भविष्य में डिफेंस के रूप में जो है इस मिसाइल को सेना में जो है तैनात कर दिया जाएगा, इसकी जो है शुभेच्छाएं यहां पर प्रदान की हैं। इस मौके पर बात करें तो जो हमारे देश के दूसरे
ठीक है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं, इन्होंने भी जो है यहाँ पर मौजूद रहे थे और इन्होंने भी जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि बधाइयाँ जो है प्रेषित की हैं टीम को। डीआरडीओ के सूत्रों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि प्राइम, इसकी जो रेंज है वो लगभग 2000 किलोमीटर तक का जो है प्रहार करने की रेंज है और ये मिसाइल लगभग जो है 3000 किलोग्राम वजन को क्या कर सकती है, अपने साथ जो है कैरी कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो इसमें जो है कई विस्फोटक परमाणु हथियार जो है इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है और इस मिसाइल के वजन की बात करें तो लगभग 11,000 जो है, लगभग जो है 11,000 किलोग्राम्स के आसपास जो है इसका वजन यहाँ पर है। और ये जो होगी मिसाइल, ये सॉलिड फ्यूल जो होता है, प्रोपल्शन जो होता है सॉलिड फ्यूल, उससे उड़ने वाली मिसाइल के रूप में जानी जाएगी और अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये हल्के मटेरियल से जो है बनाई गई एक प्रसिद्ध मिसाइल है। अभी यहाँ पर देखो अग्नि प्राइम का तो सफल परीक्षण हुआ है, लेकिन अभी भी सवाल यहाँ पर रहता है कि वास्तव में मिसाइल्स होती क्या हैं या बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं गाइस कि मिसाइल आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा जो है यंत्र है जो कि वॉर या जो वेपन्स होते हैं, वॉर वेपन्स जो होते हैं ना, इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। मिसाइल्स के रूप में आप लोग इनको जान सकते हैं, यानी कि सेल्फ प्रोपेलेंट होते हैं और साथ में जो है जेट इंजन के आधार पर या रॉकेट इंजन, रॉकेट मोटर के आधार पर इनको क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है दागा जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, विस्फोटक या बॉम्ब्स जो होते हैं या जो सामग्रियां होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह जो है कैरी करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। अगर मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल्स जो है इनमें 5 सिस्टम्स हैं अभी वर्तमान में। अगर इनके हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें तो गाइडेंस सिस्टम आता है इनमें, टारगेटिंग सिस्टम आता है, फ्लाइट सिस्टम आता है, इंजन सिस्टम आता है और वॉरहेड जो है, वॉरहेड कैपेसिटी के आधार पर वॉरहेड जो है यहाँ पर आता है। तो प्रोपल्सन सिस्टम भी हम लोग देख सकते हैं, गाइडेंस की बात करेंगे, वॉरहेड की बात करेंगे, इसमें फ्यूल इंजन की हम लोग बात करेंगे और फ्लाइट सिस्टम जो है इनके विंग्स के बारे में, इनके फिन्स के बारे में जो है जान सकेंगे। तो ये मिसाइल्स जो है देश के भीतर आती है। अब सवाल यह है कि जो मिसाइल्स होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं। तो मिसाइल्स को अलग अलग तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। पहला, जैसे अगर हम लोग इनके स्पीड के आधार पर बांटे कि किसी भी मिसाइल की जो स्पीड है, मतलब देखिए 1000 से 2000 के बीच के किलोमीटर्स में, 5000 से ऊपर की किलोमीटर्स की है। तो अगर हम मिसाइल्स के रेंज के आधार पर बात करें तो रेंज के आधार पर जो है इनको सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो है मिसाइल्स के रूप में जो है बांटा जा सकता है। हम लोग 3 कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सबसोनिक की बात करें तो लेस देन 1 मैक, जिसमें क्या होती है, स्पीड होती है। मैक मतलब साउंड के जो है रूप में हम लोग इसको जानते हैं। आप जानते हैं कि इट बेस्ड ऑन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द साउंड, और साउंड को एक्सप्रेस किया जाता है मैक में। तो सबसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिनकी जो ट्रेवल होता है या जिनकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर देन साउंड, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि लेस देन 1 मैक। अगर 1 मैक से कम की स्पीड की कोई मिसाइल है तो उसको हम लोग जो है देश के भीतर सबसोनिक मिसाइल का नाम देंगे। अगर मैं इंडिया के भीतर बात करूं तो इंडिया में जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है शॉर्ट रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ जाऊं तो वहां पर जो है हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल जो है वो सबसोनिक मिसाइल्स के रूप में जानी जाती है। वही अगर हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो जैसे हमने यहाँ कहा कि ये 1 मैक से कम की स्पीड होगा तो यहाँ शुरू हो जाएगी 1 मैक से। तो लगभग 1 मैक से लेकर जो है 5 मैक के बीच में जिस स्पीड से जो है मिसाइल गति करेगी तो उस मिसाइल को नाम देंगे हम लोग सुपरसोनिक मिसाइल। इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो है ब्रह्मोस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिसाइल। न सिर्फ हम लोग यहाँ पर जो है ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्रूज मिसाइल्स के भीतर बात करें ना, निर्भया है, निर्भया मिसाइल जो है वो इसी में जो है शामिल होती है। तो हमारे देश के भीतर जो है ये कुछ इस प्रकार से जो है मिसाइल्स के बारे में आप लोग जान सकते हैं। और याद रखना कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बैलिस्टिक नहीं है। ये कौन सी मिसाइल है, इसको हम लोग क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं। तो क्रूज मिसाइल के रूप में ब्रह्मोस हो गया, या जैसे मैंने बताया निर्भया जो मिसाइल है, इन दोनों को जाना जा सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल समझ में आई गया कि जब 5 मैक से ऊपर की गति करने वाली कोई मिसाइल होंगी, सुपरफास्ट तरीके से जो मिसाइल गति करेंगी, तो उनको जो है हम लोग हाइपर मिसाइल का जो है नाम देंगे। और ऐसे हाइपर मिसाइल्स में बात करें तो रशिया हमेशा से जो क्या रहा है, आगे रहा है। और इसका जो एवंगार्ड है, ये रशिया का एवंगार्ड। चाइना में DF-ZF जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जो है उदाहरण के रूप में जानी जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि जो ये टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं, इनके भीतर इनके ट्रेजेक्ट्री की बात करें, इनके पाथ की बात करें, इनके कह लीजिए कि जो है गति करने के पाथ की बात करें, तो इस आधार पर इन मिसाइल्स को जो है बांटा जा सकता है प्रमुख रूप से 2 भागों में। एक तो इसमें आती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और दूसरी इसमें आती हैं क्रूज मिसाइल्स। देखो दोनों में पहले अंतर समझना गाइस होता क्या है। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं
इनका एक कह लीजिए कि पाथ होता है, एक ट्रेजेक्ट्री होती है जो कि हमेशा वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अनपावर्ड फ्री फॉल फ्लाइट के रूप में आफ्टर द जो है बूस्ट ऑफ द फ्लाइट। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास में अर्थ है, ये हमारे पास में यहाँ पर जो है ये कौन सा है, ये एटमॉस्फेयर है, और ये हमारे पास में जो है एटमॉस्फेयर के बाद जो आउटर क्या है हमारी कक्षा है, यानी कि कह सकते हैं आउटर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है। तो जो हमारे जो है पृथ्वी की आउटर नहीं, सॉरी, इसको हम लोग लिखेंगे अच्छा। अब यदि हम लोग बात करें कि ये जो मिसाइल्स हैं ये कैसे कार्य करती हैं, तो याद रखना ये पैराबोलिक मोशन पर या क्रिसेंट शेप जो है पाथ इस पर जो है आधारित होती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रिसेंट शेप पाथ का मतलब क्या समझना है आप लोग ध्यान से समझना। हम लोगों ने लेट किया कि ये हमारे पास में जो है अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास में जो है एटमॉस्फेयर है, और ये हमारे पास में जो है लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है। अर्थ की जो है ये लोअर ऑर्बिट है, ऐसा हम लोग जो है इसको क्या कर देते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लीजिए कि किसी मिसाइल को जो है दागना है अर्थ से, ठीक है, किसी मिसाइल को जो है छोड़ दिया गया है पृथ्वी सतह से। तो इस मिसाइल का पाथ जो होगा वो मिसाइल जो है पहले जो है ऊपर जाएगी, और जो हमारे पास में लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है इसको क्रॉस करते हुए वापस जो इसका टारगेट होगा, इस टारगेट पर आकर जो है यहाँ पर धमाका करेगी, यानी कि बर्स्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब ये गति करती है कि जब किसी मिसाइल के साथ गाइडेंस डिवाइस जोड़ दिया जाए और ऐसे गाइडेंस डिवाइस से जो है उस मिसाइल को जो है प्रक्षेपित कर दिया जाए और मिसाइल जो है अपने सटीक निशाने पर जाकर जो है धमाका करे, तो ऐसे मिसाइल्स को नाम देंगे हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल का। अब वहीं क्रूज मिसाइल की जब बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि इनके पाथ में डिफरेंस आ जाता है। पाथ में डिफरेंस कैसे आता है, जरा ध्यान से समझ लीजिए आप लोग इस बात को। देखो, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं एक तो ये लेसर हाइट की होती है, क्रूज मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल्स होती है एक तो वो लेसर हाइट की होती है, जैसा हम लोगों ने बात किया कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अधिक ऊंचाई पर जाकर जो एक आर्क बनाते हुए जो है नीचे की ओर गिरती है, क्रेसेंट शेप में नीचे की ओर गिरती है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से काम करती है। जबकि हम लोगों ने कहा जो क्रूज मिसाइल है वो लेसर होती है, मात्र जो है 20 से लेकर 25 किलोमीटर के आसपास जो है इनको ऊंचाई से जो है दागा जाता है। जबकि हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो इनका जो ऊंचाई होती है वो काफी जो है किलोमीटर्स में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में भी हो सकती है, और अधिक जो है दूर तक मार करने वाली जो है मिसाइल्स के रूप में कार्य कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो है क्रूज मिसाइल्स को जो है बांट सकते हैं। फर्दर हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये भी जो है 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है कि एक ऐसी मिसाइल जिसकी मारक क्षमता जो है वो लगभग जो है कितना है, 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में। तो 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में मारक करने वाली जो क्षमता की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो वो टाइप 1 में आता है। टाइप 2 में इसमें आता है मीडियम रेंज। अब मीडियम रेंज में क्या होगा, देखो 1000 किलोमीटर से जो है ये स्टार्ट होगा और लगभग 3500 किलोमीटर तक जो है ये कार्य कर सकेगा। फिर तीसरा आता है इसमें इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल। इंटरमीडिएट में जो है लगभग 3500 या 3500 टू अराउंड जो है 5500 किलोमीटर के आसपास रहती है। और अंत में जो आती है उसमें आती है दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, जिनको हम लोग जो है लॉन्ग जो है रेंज मिसाइल्स के नाम से भी जान सकते हैं। और ये क्या होता है, 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी की जो है यात्रा जो है कर सकती हैं। इस प्रकार से बैलिस्टिक मिसाइल के कुल मिलाकर जो है 4 प्रकार यहाँ पर बांट सकते हैं। और भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के जो बेस्ट एग्जांपल है, एक तो जो हमारे पास टॉपिक चल ही रहा है यानी कि अग्नि प्रकार की मिसाइल। दूसरा अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। और तीसरा अगर बात करें तो धनुष जो मिसाइल है, धनुष मिसाइल भी इसका जो है बेहतरीन उदाहरण है। तो भारत में जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को आप लोग जो है इस तरीके से जान सकेंगे। अब बात कर लेते हैं आज की एक और प्रमुख न्यूज पर, जिसके तहत प्रधानमंत्री ने प्रति व्यक्ति आय जो है वो 3.6 लाख करने का जो है लक्ष्य रखा है। और ऐसे लक्ष्य में अगर हम लोग वर्तमान स्थिति का जरा जायजा करें तो आप जानते हैं कि जो आने वाले 6 साल है यानी कि 2024 चल रहा है, 2030 है, 2030 तक जो टारगेट रखा गया है 3.6 लाख एनुअल जो है हमारा क्या होगा, पर कैपिटा इनकम होगा। तो उसकी वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग कितनी है, $2500 डॉलर्स की मैं बात करूं। यानी कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको मनी के टर्म में तो लगभग 2,08,378 रुपए जो है वर्तमान में पर कैपिटा इनकम है। अब इसको बढ़ाकर लगभग जो है 3.5 लाख यानी कि लगभग 3,68,246 अर्थात $4,418 $4,418 जो है करने का लक्ष्य जो है यहाँ पर रखा गया है। और प्रधानमंत्री ने जो है अपने अधिकारियों को लगभग 2030 तक जो है अर्थव्यवस्था को लगभग $6.69 ट्रिलियन तक जो है ले जाने के लिए जो है कार्य करने के लिए योजना बनाई है। इसका अंतिम स्वरूप दिया है जिससे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है अधिक उछाल लाया जा सके।
हालांकि जब जैसे मैंने कहा कि 6.69 ट्रिलियन डॉलर जो है इंडियन इकोनॉमी को पहुंचाना है, अभी एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो ये लगभग जो है 3.51% के ट्रिलियन के आसपास जो है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी है। तो इसको 3.51 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 6.69 ट्रिलियन डॉलर करना है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने प्रति व्यक्ति आय को जो है यहाँ पर सामने रखा है। अब सवाल यही आता है कि जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, वो वास्तव में होती क्या है। प्रति व्यक्ति आय मतलब देश के भीतर रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी वार्षिक जो है औसत आय कितनी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष के भीतर, यानी कि औसत जो है एक वर्ष के भीतर उस भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई या कमाई की गई जो औसत आय है, इसके रूप में मापा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि जो ये पर कैपिटा इनकम है, इस पर कैपिटा इनकम को जो है कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो है आप एक फॉर्मूला रख सकते हैं और उसके भीतर भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है एक वर्ष की अवधि के भीतर भारत में किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो औसत आय दर्ज की गई है उसी का जो है एक लेखा होता है, जिसके तहत आप लोग कह सकते हैं कि जो टोटल नेशनल इनकम है, यानी कि जो देश के भीतर की जो कुल जो है राष्ट्रीय आय है, यानी कि जो टोटल नेशनल इनकम है, ये टोटल नेशनल इनकम को जो है डिवाइड कर देंगे किसके साथ में, पॉपुलेशन के साथ में। तो जो निकल कर आएगा वो हमारे पास में जो है क्या आ जाएगी, वहां की पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति जो है आय कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस आधार पर जो है प्रति व्यक्ति आय को जो है निकाला जा सकता है। तो बस आज के लिए हम लोग इन्हीं सारे जो है विषयों पर जो है चर्चा करने वाले हैं और मुझे उम्मीद ऐसा है दोस्तों कि आपको जो है ये न्यूज़ समझ में आई होगी। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आती है तो आप जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।